स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और जब भी आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से रीड करोगे तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में मेनली प्रीलिम्स के बेसिस पे जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम बात करें मेंस के पेपर के रिगार्डिंग में तो आपको जीएस पेपर सेकंड के अंदर एक टॉपिक है वो देखने के लिए मिलेगा। जीएस पेपर सेकंड का जो सिलेबस है उसके अंदर स्टूडेंट्स वहाँ पे कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द अदर कंट्रीज के साथ में जो कंपैरिजन है उसके पर्सपेक्टिव से भी मेंशन किया गया है। यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं मेंस के अंदर में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके साथ में कुछ वर्ड्स हैं उनको कंपेयर करते हुए। बट प्रीलिम्स के बेसिस पे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ हिंदी के कुछ वर्ड हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्ड है उसको हम संविधान के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए ओरिजिनली जो टर्म्स हैं जो वर्ड्स हैं उनका आपको इंटर रिलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा इस कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टडी है उसके अंदर में। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में जो हिंदी वर्ड यूज किया जाता है उसको हम जानते हैं संविधान के नाम से। अगर हम संविधान का भी जो ओरिजिनल वर्ड है उसके पर्सपेक्टिव से रीड करें तो ओरिजिनली जो आपको देखने के लिए मिलेगा विधि। विधि के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो लॉ है जो सिस्टम है उसको यहाँ पे विधि के रूप से बताया गया है। लॉ है, न्याय व्यवस्था है, उन सभी को एज ए विधि के रूप से यहाँ पे बताया गया है। विधि से आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स विधान का कॉन्सेप्ट है। विधान आपने काफ़ी बार हिंदी के अंदर में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके पर्सपेक्टिव से रीड किया होगा विधानसभा। तो आप देखिए कि विधानसभा मीन्स जो लेजिस्लेटिव का जो वर्क है वो किया जाता है जहाँ पे लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। तो विधि जो वर्ड है उससे बनता है स्टूडेंट्स यहाँ पे विधान, और विधान से आपको देखने के लिए मिलता है संविधान। आप देखिए कि विधि से विधान और विधान से जो संविधान का जो कंप्लीट प्रोसेस है यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस है। लॉ मेकिंग के अलावा लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है। और आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं जो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके राइट्स को सिक्योर करना, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को यहाँ पे सिक्योर करना, वो सभी जो प्रोविजंस आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। तो जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रीड करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए कि वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया था हमारे इंडिपेंडेंस के समय में। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। इसके अंदर सभी लोगों के लिए जो राइट्स है उसको भी सिक्योर किया गया है। सभी लोगों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको भी सिक्योर किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी अपना जो अथॉरिटी है उसको यहाँ पे ड्रॉन किया जाता है इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा फ्रेम किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू में। और यही कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस है उसको इम्पोज करता है। लिमिटेशन किस तरीके से इम्पोज करेगा, जैसे कि आप देखिए कि कॉमन सिटीजन को यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोगों को जो इक्वलिटी है वो प्रोवाइड करना है। जॉब के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उसके रिगार्डिंग में भी जो इक्वलिटी है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी जो पर्सनस हैं उनका जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कल्चरल लिंकेज के पर्सपेक्टिव से रिलीजियस पर्पज़ के जो उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को सिक्योर करना, उनके रिगार्डिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविजंस है वो देखने के लिए मिलेंगे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो गवर्नमेंट अपना अथॉरिटी भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है उससे रेफर करती है, उससे ड्रॉन करती है। और आप देखिए कि गवर्नमेंट के ऊपर जो लिमिटेशन है वो भी आपका यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के द्वारा लगाया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें पॉलिसी के फ्रेमिंग के दौरान में जो डीपीएसपी हैं, वैसे तो डीपीएसपी आपको नॉन जस्टिसिएबल देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट आप देखिए कि जो डीपीएसपी के द्वारा जब भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी का फ्रेमिंग किया जाएगा, जब भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी का फ्रेमिंग किया जाएगा तो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। काफ़ी बार आपको डीपीएसपी के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग में अलग अलग जो कानून हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन को इम्पोज करता है। गवर्नमेंट अपना जो
सोर्स ऑफ अथॉरिटी है उसको भी ड्रॉन करती है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू में। और आप देखिए कि जो हमारे एक नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो एक कॉमन सिटीजन हैं हमारे कंट्री का, वो कॉमन सिटीजन को कुछ राइट्स जो दिए गए हैं जिनको कि हम फंडामेंटल राइट के रूप से जानते हैं। किसी भी एक सिटीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। ओवरऑल डेवलपमेंट चाहे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर डेवलपमेंट हो, चाहे आप देखिए कि उसका ओवरऑल जो मेंटली डेवलपमेंट है, वो सभी के रिगार्डिंग में जो राइट्स हैं वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, डीपीएसपी के अंदर में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। और वो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर में कुछ लिमिटेशन है उसको इम्पोज करता है। तो सभी कॉमन सिटीजन के लिए भी, गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से भी, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उसके रिगार्डिंग में जिनको एज ए गाइड के रूप से देखना है डीपीएसपी, वो सभी जो प्रोविजंस हैं वो आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग समय का जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा प्रीवियस बैकग्राउंड है कॉलोनियल एरा का जो समय है उस समय में, क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जब 1600 के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंडिया के लिए आती है, 1600 के समय में जो क्वीन एलिजाबेथ है उनसे बेसिकली यहाँ पे जो चार्टर है वो ग्रांट किया जाता है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि केप ऑफ गुड होप का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके लिए आप चले जाइए और वहाँ से अपना जो ट्रेड है उसको कैरी आउट कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक्सक्लूसिव जो ट्रेडिंग राइट है वो दिया गया था उस चार्टर के द्वारा, जो 1600 के समय में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा इस कंपनी को दिया गया। तो आप देखिए कि इस कंपनी के द्वारा जब कंपनी का रूल आएगा हमारे कंट्री के अंदर में, इनिशियल फेज के अंदर में आपको बंगाल के अंदर देखने के लिए मिलता है। बंगाल के अलावा आप देखिए कि धीरे धीरे फिर जो दूसरी पावर्स है उनको सब्जुगेट किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इनिशियल फेज के अंदर में आपको यहाँ पे जो डेक्कन के एरिया के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो मैसूर एम्पायर है उसको भी सब्जुगेट किया जाएगा। मैसूर के बाद में अगर हम बात करें जो मराठा एम्पायर है उसको भी यहाँ पे सब्जुगेट किया जाएगा। और लेटर फॉर्म के अंदर में आपको जो सिख एम्पायर है जो पंजाब का जो एरिया है उसका भी जो सब्जुगेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इस तरीके से कंपनी एज ए पावर के रूप से रोज करती है, यहाँ पे पावर के रूप से इमर्ज आउट होती है, एज ए अथॉरिटी के रूप से अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा। और आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में फिर मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट होंगे और हमने जो फ्रीडम है उसको गेन किया। बट कंपनी के द्वारा जब यहाँ पे रूल्स को कैरी आउट किया गया, फॉरेन जो पावर्स कंपनी के साथ में यहाँ पे आए थे या कंपनी से ऑलरेडी यहाँ पे पहले आ चुके थे, क्योंकि आप देखिए 1498 के समय में आपको पोर्तुगीज हैं, वास्को डिगामा है वो देखने के लिए मिलता है 1498 के समय में। कैलिकट के अंदर में वो आते हैं, कैलिकट के जो किंग है उनके द्वारा उनका ग्रांड वेलकम है वो किया जाता है। बाद में आप देखिए कि इन्हीं पोर्तुगीज अथॉरिटीज़ के द्वारा जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट का जो एरिया है, कोंकण का जो रीजन है, उसके अंदर में काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे जो डोमिनेशन है वो किया गया था। आप देखिए कि हमारा जो गोवा है, दमन एंड दीव का जो रीजन है, ये तो आपको इवन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद में इन एरियाज को वहाँ से आज़ाद है वो करवाया गया था, उनको इंडिपेंडेंस है वो सिक्योर हुआ था। पुडुचेरी भी आपको काफ़ी लेट देखने के लिए मिलेगा। पुडुचेरी आप देखिए कि वहाँ पे फ्रेंच का अथॉरिटी हुआ करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब बाहर से जो फॉरेन पावर्स उनके साथ में आए थे, उनको धीरे धीरे करके ये सब्जुगेट करेंगे और यहाँ पे एज ए सिंगल अथॉरिटी के रूप से इमर्ज होंगे कंप्लीट इंडिया के अंदर में, जो यूनाइटेड इंडिया का जो पार्ट है उसके अंदर में। बट यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कंपनी के ऊपर भी लगाए गए, कंपनी को भी कंट्रोल करने का कोशिश किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू में आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। वही हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको जानकारी ज़रूर से होना चाहिए कि कैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1600 के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको यहाँ पे जो राइट्स है वो दे दिए गए, चार्टर के जो राइट्स हैं वो किनके द्वारा दिए गए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनके थ्रू में देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे अपना जो फैक्ट्री है, जो ट्रेडिंग का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करेगा। बट आपको जो कंप्लीट जो डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा वो आपको लेटर फॉर्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1757 के समय में यहाँ पे एक बैटल लड़ी जाती है जिसको कि हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, तो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर में आप देखें कि कंपनी के द्वारा वहाँ पे बंगाल के अंदर में एज ए पावर के रूप से इमर्ज होती है। 1757 से 1 ईयर बिफोर 1756 के समय भी एक बैटल है वो लड़ा गया था, जहाँ पे जो सिराजुद्दौला नाम के जो नवाब हुआ करते थे बंगाल के अंदर में, उनका वहाँ पे जीत होता है। एक ब्लैक होल ट्रेजेडी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, बट नवाब के द्वारा सोचा गया कि यहाँ पे जो कंपनी के जो लोग हैं वो चले गए हैं। फोर्टिफिकेशन एक वन ऑफ द मेन इश्यू था, नवाब के द्वारा मना किया गया था कि आपके द्वारा जो किलाबंदी है वो करना आप यहाँ पे बंद कीजिए, बट कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस रिफ्यूज किया जाता है। उससे भी पहले आप देखिए कि 1756 से भी पहले वहाँ पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो हमारे मुगल जो एम्परर हैं जो बैठा करते थे दिल्ली के अंदर में, तो वहाँ से जो अथॉरिटी है वो लेके आएंगे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उसके रिगार्डिंग में भी आपको एक डिस्प्यूट है वो देखने के लिए मिलेगा। बंगाल का जो वहाँ पे नवाब हुआ करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। तो आप देखें कि 1757 का वो लड़ाई होता है, 1757 का एक बैटल देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे नवाब का जो डेथ है वो हो जाता है। नवाब की डेथ होने के बाद में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी के द्वारा धीरे धीरे अपने जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी, बट ओवरऑल आपको जो राइट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं 1765 के समय में। 1765 के समय में जब कंपनी के द्वारा जो दीवानी राइट्स हैं उनको यहाँ पे सिक्योर किया गया आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, तो कंपनी के द्वारा 1765 के समय में आप देखिए कि दीवानी ऑफ बंगाल है वो यहाँ पे मिलती है कंपनी को, और दीवानी ऑफ बंगाल जब यहाँ पे मिलती है तो उसके बाद में आपको ओवरऑल कंपनी का जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल जो रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर में आप देखिए कि कंपनी का यहाँ पे जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो हुआ करता था। तो अगर हम बात करें जो दीवानी ऑफ बंगाल है वो यहाँ पे कंपनी के द्वारा 1765 के समय में सिक्योर किया गया। आप देखिए कि 1765 के अंदर में जो दीवानी ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है, ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन का जो इस्टेब्लिशमेंट है, ब्रिटिश इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है, ब्रिटिश इंडिया के दौरान में यहाँ पे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ उसका भी एक मेन मूल आधार के रूप से ये इमर्ज होता है। दीवानी जो राइट्स हैं यहाँ पे 1765 के समय मिलती हैं। स्टूडेंट्स अगस्त से 1765 का वो समय है क्लाइव के द्वारा, जो रॉबर्ट क्लाइव जो हुआ करते थे, रॉबर्ट क्लाइव नाम के जो पर्सन जो हुआ करते थे, उनके द्वारा जो शाह आलम सेकंड हैं, जो शाह आलम सेकंड हैं, उनसे ये जो बेसिकली दीवानी राइट्स हैं उनका दीवानी राइट का जो फरमान है वो सिक्योर किया जाता है। आपको आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद में आपको एक इलाहाबाद का जो ट्रीटी है वो देखने के लिए मिलता है, और उसी के थ्रू में आपको जो दीवानी राइट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखें कि जो फरमान है यहाँ पे, जो फरमान है, फरमान ऑफ दीवानी राइट्स हैं, वो बेसिकली यहाँ पे सिक्योर किया गया कंपनी के द्वारा। और यहाँ पे दीवानी राइट्स इनको मिलती है बंगाल के अंदर में, बिहार के अंदर और उड़ीसा के अंदर में। आप देखिए कहाँ पे मिलता है, बंगाल के अंदर में। बंगाल के अलावा जो बिहार का जो रीजन है, बिहार के अलावा आप देखिए कि जो उड़ीसा का जो रीजन है वहाँ पे आपको जो दीवानी राइट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम बात करें इन रिटर्न के अंदर में यहाँ पे जो शाह आलम सेकंड है उनको क्या मिलेगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था, इस जब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये जो दीवानी राइट्स का जो फरमान है उसको साइन किया गया, तो उस समय यहाँ पे प्रॉमिस किया गया कि जो 26 लाख का जो पैसे हैं, 26 लाख का जो सब्सिडी है एनुअल वे में यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा शाह आलम सेकंड को। तो आप देखिए कि ईयरली बेसिस के ऊपर में आपको, ईयरली बेसिस के ऊपर में शाह आलम सेकंड को जो 26 लाख हैं वो एज ए सब्सिडी के रूप से देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे बंगाल के जो नवाब हैं उनके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो नवाब ऑफ बंगाल हैं वो कम्प्लीटली एज ए टाइटलर हेड के रूप से बनते हैं, मियरली एक पेंशनर के रूप से इमर्ज होते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको एक कंपनी के द्वारा जो पेंशन है वो देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम बात करें नवाब ऑफ बंगाल के बारे में, नवाब ऑफ बंगाल के पर्सपेक्टिव से, तो कंपनी के द्वारा इनको पेंशन के रूप से जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं, एज ए पेंशनर के रूप से ये इमर्ज होंगे। आपको यहाँ पे पेंशनर के रूप से पर्सपेक्टिव से ये आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेंगे। इनको 53 लाख रुपये हैं वो निजामत का जो वर्किंग है उसके लिए दिए जाते थे। तो
तो आप देखिए कि ये जो पैसे हैं वो उनको किसके लिए दिए जाएंगे, निजामत का जो वर्क है उसके रिगार्डिंग में, निजामत वर्क को आप कैरी आउट कीजिए, दीवानी राइट्स उनको मिल चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, नवाब होंगे, एक डिप्टी नवाब भी यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। तो जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे सिक्योर किया गया है, ड्यूल गवर्नमेंट को यहाँ पे सिक्योर किया गया है इस रॉबर्ट क्लाइव के कॉन्सेप्ट के थ्रू में। आप देखिए कि कंपनी के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे कंपनी है, नवाब है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी को बेसिकली यहाँ पे जो राइट्स दिए गए थे वो आपको दीवानी राइट्स देखने के लिए मिलेंगे, और नवाब को जो राइट्स दिए गए हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे निजामत राइट्स। तो जो कंपनी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, कंपनी को यहाँ पे क्या दे दिया गया है स्टूडेंट्स, दीवानी राइट्स हैं, दीवानी राइट्स हैं। अगर हम बात करें नवाब के बारे में, तो नवाब के थ्रू में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि उनको जो निजामत का जो राइट्स हैं, जो वर्किंग का जो एक्टिविटी है, जो कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको संभालना है। तो आप देखिए कि कंपनी ओवरऑल क्या है, कंपनी के पास में सभी रिसोर्सेज के ऊपर में कब्जा है, रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। नवाब को कुछ पैसे दिए जाते थे, बट अकाउंटेबल कौन है, अकाउंटेबल यहाँ पे नवाब है। नवाब यहाँ पे कम्प्लीटली जो अकाउंटेबल आपको देखने के लिए मिलेगा। बट कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, कंपनी अकाउंटेबल नहीं है, बट कंपनी के द्वारा हर एक वर्क के अंदर इंटरफेरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो नवाब के बारे में अगर हम बात करें, तो नवाब कंप्लीटली लॉस्ट करते हैं अपनी जो इंडिपेंडेंट मिलिट्री हुआ करती थी, जो फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ करता था उनके एग्जीक्यूटिव एक्शंस के रिगार्डिंग में, वो सभी यहाँ पे लॉस्ट करेंगे यहाँ पे नवाब। और नवाब कंप्लीटली एज ए फिगर हेड के रूप से इमर्ज होते हैं, नवाब कंप्लीटली एज ए फिगर हेड के रूप से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे नवाब के जो वर्क है उनके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि नवाब का जो वर्क है वो आपको लैंड रिवेन्यू है, कस्टम कलेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे जो एक डिप्टी नवाब का जो पोस्ट क्रिएट किया गया था, कंपनी का अपना बेनिफिट है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि जो डिप्टी नवाब यहाँ पे जो पोस्ट है उसको बनाया गया, तो डिप्टी नवाब के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनका ओवरऑल एम यही है कि इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है वो यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए। उनका कंप्लीटली जो एम है वो यही देखने के लिए मिलेगा कि इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है वो यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी अगर यहाँ पे सिक्योर होगा तो ये कंप्लीटली नवाब के लिए बेनिफिशियल रहेगा, नवाब के लिए ओवरऑल उनका जो टारगेट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे आप देखें कि उस समय में जो इंग्लैंड है, उस समय में जो इंग्लैंड है वहाँ पे भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा कंटिन्यूस इंटरफेरेंस करने का कोशिश किया जाएगा कंपनी के रिगार्डिंग में, कि कंपनी के जो डिप्टी नवाब हैं इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के पर्सपेक्टिव से वर्क कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो लोग हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि कंपनी का जो वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर में आप इंटरफेयर कीजिए। शेयर के अंदर में जो डिमांड है उसके बारे में भी वहाँ पे बात की जाती है कि कंपनी का जो शेयर है उसके अंदर में से कुछ हिस्सा है वो हमको भी मिलना चाहिए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी डोनेट करना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, क्लाइव के जो बाद में जो ऑफिसर्स यहाँ पे पावर के अंदर में आते हैं उनके द्वारा भी वो जो कंटिन्यूस आपको ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि क्लाइव के बाद में जो ऑफिसर्स यहाँ पे पावर के अंदर में आएंगे वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। वेरलेस्ट नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, वेरलेस्ट नाम के जो पर्सन है वो यहाँ पे पावर के अंदर में आते हैं 1767 के समय में और 1769 तक में। आप देखिए कि इसी समय में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा एक बैटल है वो लड़ी जाती है जिसको कि हम मैसूर एंग्लो मैसूर फर्स्ट वॉर के नाम से जानते हैं। हैदर अली का लीडरशिप के अंदर में हैदर अली का स्टूडेंट्स वहाँ पे जीत होता है। वर्लेस्ट के बाद में यहाँ पे कार्टियर हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कार्टियर यहाँ पे आते हैं। कार्टियर का जो टाइम है वो आपको 1769 से लेकर 1772 का जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा। तो कम्प्लीटली जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो कम्प्लीटली आपको यहाँ पे सक्सेसफुल वे में देखने के लिए मिलता है आने वाले समय के अंदर में भी। आप देखिए कि प्राइवेट शेयर है, उसके प्राइवेट जो शेयर है वो यहाँ प्राइवेट ट्रेड है उसके अंदर एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती हैं।
प्राइवेट ट्रेड है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स के द्वारा जो प्राइवेट ट्रेड किया जाता था वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। कंटिन्यूस आपको यहाँ पे जो रेवेन्यू का जो डिमांड है, रेवेन्यू का जो डिमांड है कंपनी के द्वारा, रेवेन्यू का डिमांड है वो भी इंक्रीज किया जाएगा। रेवेन्यू का जो डिमांड है वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। और जो पीएजेंट्री है उसका जो कंटिन्यूस ऑपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए जो पीएजेंट्री क्लास है उसका जो कंप्लीटली जो आपको ऑपरेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक फेमाइन का सिचुएशन क्रिएट होता है उसी समय में आपको एक फेमाइन का सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम बात करें हमारा जो पीएजेंट्री है, हमारा जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड जो लोग हैं उन सभी लोगों का आपको यहाँ पे जो बेसिकली ऑपरेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। उनको ऑपरेस किया जाएगा कंटिन्यूस मोर डिमांड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू में। और आप देखिए कि इसी समय में एक फेमाइन का सिचुएशन क्रिएट होता है। उस फेमाइन का सिचुएशन के अंदर अगर हम बात करें तो बंगाल के अंदर में वर्स्ट सिचुएशन है, वर्स्ट कंडीशन है वो देखी जाएंगी। तो उसी के रिगार्डिंग में कंपनी के द्वारा कंटिन्यूस वॉरफेयर का एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। वॉरफेयर एक्टिविटी के अलावा आप देखिए कि जो प्राइवेट ट्रेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हायर है कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनका। और रिवेन्यू का डिमांड है वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फेज के अंदर में है। यहाँ पे कंपनी जो ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट हुआ करता था वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर में या लॉस का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि प्राइवेट ट्रेड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो कंपनी के जो ऑफिसर्स इंडिया के अंदर हुआ करते थे उनका जो कंटिन्यूस बेनिफिट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक डिमांड की जाती है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसको इंडिया के अंदर में कंट्रोल किया जाए। कंपनी के जो अफेयर्स हैं इंडिया के अंदर में उनको कंट्रोल करने के बारे में बात किया गया। तो आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे एक फर्स्ट कानून आता है, एस्टेब्लिशमेंट में एक फर्स्ट कानून आपको देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू से जानते हैं। कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वो एस्टेब्लिशमेंट में आता है। कंपनी का जो रूल है उसको कंट्रोल करने का जो कोशिश है वो यहाँ पे किया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में, तो आप देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो प्रोविजंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बट ये जो एक्ट है वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट में आया उसके बैकग्राउंड के अंदर में आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस जो फेमाइन का सिचुएशन है, बंगाल के अंदर फेमाइन का सिचुएशन है। फेमाइन के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंटिन्यूस जो रेवेन्यू का जो डिमांड है, जो रेवेन्यू का जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड यहाँ पे अलाउ है, प्राइवेट ट्रेड को अलाउ किया गया तो उसके अंदर भी इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलता है। बट ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कंटिन्यूस यहाँ पे डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर में था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो डिक्लाइन के अंदर में है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक लोन का डिमांड भी यहाँ पे किया जाएगा। वहाँ पे पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स हैं उनसे एक लोन का डिमांड है वो भी किया जाएगा कि हमको कुछ कंसेशन है, कुछ लोन है वो यहाँ पे ग्रांट कीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लाया जाएगा कि यहाँ पे कंपनी का जो अफेयर्स है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो फर्स्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में फर्स्ट कानून है वो आपको देखने के लिए मिलता है रेगुलेटिंग एक्ट। पहला ऐसा कानून है जिसके थ्रू में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करने के बारे में कोशिश किया गया। आप इसका जो नेम है वो देखिए स्टूडेंट्स, रेगुलेटिंग। रेगुलेट मीन्स यहाँ पे आपका जो वर्क है उसको रेगुलेट किया जाएगा इसके द्वारा। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। तो यहाँ पे रीमॉडल करने का कोशिश किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी है, कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंडिया के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर भी, ये कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेसिकली इंग्लैंड प्लस में इंडिया के अंदर में रीमॉडल है वो किया जा सके। कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पे रीमॉडल्ड है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको इलेक्ट करने के बारे में बात किया गया कि यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा। उसके अंदर भी 1/4 एवरी ईयर रिटायर होंगे। तो टोटल 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको अपॉइंट करने के बारे में बात किया गया था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप देखिए कि जो ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे इंडियन अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश के द्वारा इंडियन अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल किया गया है। इंडियन अफेयर्स को कंट्रोल किया गया है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हुआ करता था उसके अंदर भी कुछ मेंबर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात किया गया। और इसके अलावा आपको जो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक बार रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम एक बार देखते हैं, जो आपको आपका जो फेमस बुक है लक्ष्मीकांत उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोविजंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इट वाज द फर्स्ट एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया गया है, फर्स्ट एक्ट है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप है जो टेकन बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी, फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं, टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी किया गया था जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शंस हैं उसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी किया गया, उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया है इस एक्ट के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये पहला आप देखिए कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ये फर्स्ट एक्ट है, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो फाउंडेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन है। क्योंकि यहाँ पे जो बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो बना दिया जाएगा, बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और आप देखिए कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उनको यहाँ पे एज ए सबॉर्डिनेट बना दिया जाएगा कि बंगाल के आप यहाँ पे सबॉर्डिनेट हो। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अगर हम फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो आप देखिए कि फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, कि यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप से बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप से यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आते हैं। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है स्टूडेंट्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि पहले जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बेसिकली एक काउंसिल है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया जिसको कि हम गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके रूप से जानते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जो जनरल हैं प्लस में जो 4 मेंबर्स का एक काउंसिल है वो बना था, जो यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है वो बना दिया गया। आप देखिए कि काउंसिल के अंदर में गवर्नर जनरल को राइट टू वोट था, बट बेसिकली राइट टू वोट एज ए कास्टिंग वोट के रूप से था। यहाँ पे ये जो 4 मेंबर्स अगर इनके द्वारा 2-2 के बेसिस पे कोई डिसीजन को कर लिया गया है तो उसी समय में जो गवर्नर जनरल है अपना जो वोट है वो यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो वीटो पावर है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है, उसी के रिगार्डिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले समय में। और जो नेक्स्ट जो कानून है वो आपको इसी के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेंगे। तो गवर्नर जनरल का यहाँ पे डेजिग्नेशन है उसको बनाया गया, बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है। आप देखिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक काउंसिल भी दिया गया, 4 मेंबर्स हैं उस काउंसिल के अंदर में, एक गवर्नर जनरल खुद हैं, यहाँ पे टोटल 5 मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वीटो पावर है वो गवर्नर जनरल को नहीं दी गई है इस काउंसिल के अंदर में। सेकेंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्राइवेट ट्रेड के बारे में, आप देखिए कि सेंट्रलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने बात किया तो उसी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जो हमारा बॉम्बे प्लस में जो मद्रास का जो प्रेसिडेंसी आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप देखिए कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है, बॉम्बे और मद्रास को एज ए सबऑर्डिनेट है वो बना दिया गया। सबऑर्डिनेट किसका सबऑर्डिनेट बनाया गया है स्टूडेंट्स, बंगाल का सबऑर्डिनेट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, उनका बेसिकली जो सबऑर्डिनेट है वो यहाँ पे बनाया जाता है बॉम्बे एंड मद्रास को।
नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्लियर ये जो इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, तीनों जो प्रेसिडेंसी हैं वो आपको इंडिपेंडेंट है वो देखने के लिए मिलती हैं अर्लियर फेज के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया है और इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसको भी यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल किया जाता था। आने वाले समय में इसके रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है वो गवर्नर जनरल काउंसिल से यहाँ पे रिमूव किया गया है। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया जिसके अंदर एक सीजी अब आपको एक वर्ड और पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, वर्ड है सुप्रीम कोर्ट। कैलकाटा के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई है। कैलकाटा के अंदर में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होगा, 1774 के समय इस्टेब्लिश भी हुआ स्टूडेंट्स। एक वहाँ पे सीजीआई हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। इसके अलावा आप देखिए कि चीफ इंडिया तो नहीं, चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 3 अदर जजेस हैं वो आपको बेसिकली यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा है उसके इस्टेब्लिशमेंट के परस्पेक्टिव से है। फोर्थ प्रोविजन के बारे में अगर हम बात करें प्राइवेट ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्राइवेट ट्रेड कैरी आउट किया जाता था कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा, तो प्राइवेट ट्रेड को यहाँ पे अबोलिश है वो कर दिया गया है। प्राइवेट ट्रेड को क्या कर दिया गया है स्टूडेंट्स, अबोलिश कर दिया गया है। यहाँ पे जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट एंड ब्राइब्स हैं उनको भी नहीं कैरी आउट कर सकते हैं, नेटिव जो पर्सन्स हैं उनसे। तो प्राइवेट ट्रेड को अबोलिश कर दिया गया। कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी जो एथिकल कंडक्ट है वो दे दिया गया है। तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी बेसिकली जो प्रेजेंट एंड ब्राइब है उससे रोकने का कोशिश किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका जो कंट्रोल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की रिगार्डिंग में आपको जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेन वर्क क्या था कि यहाँ पे रिपोर्ट करना है। गवर्निंग बॉडी बना दिया गया एक तो कंपनी का यहाँ पे, और आप देखिए कि इनके द्वारा बेसिकली रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किस मैटर पे करना है, रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। जो रिवेन्यू है, सिविल है और मिलिट्री अफेयर्स है उसके पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रिवेन्यू, सिविल प्लस में जो मिलिट्री अफेयर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कुछ नंबर्स आपको देखने के लिए मिलता है। 24 नंबर के जो पर्सन्स हैं उनको अपॉइंट किया गया था। 4 यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें 1/4 हैं, हर साल रिटायर हुआ करते थे। तो जो टोटल नंबर्स हैं वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आपको यहाँ पे 1781 का जो एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा कि जो 1781 का जो एक्ट है जिसको कि यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1773 का जो अमेंडिंग एक्ट है उसके रूप से भी हम जानते हैं। क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो 1770 रेगुलेटिंग एक्ट के यहाँ पे गवर्नर जनरल है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, जैसे कि उनको वीटो पावर नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन के अंदर भी गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है वो आया करता था। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे आपको इस अमेंडिंग एक्ट के थ्रू में देखने के लिए मिलते हैं। तो अमेंडिंग एक्ट है 1781 का। तो आप देखिए कि जितने भी डिफेक्ट हैं 1773 के, उन सभी को यहाँ पे बेसिकली रिजोल्व करने का कोशिश किया गया। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप से भी जानते हैं। इसी एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप से भी जानते हैं 1781 का जो एक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फीचर्स के बारे में कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है 1781 के इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट या जो डिफेक्ट्स हैं 1773 के उनको दूर करने के लिए जिसको बनाया गया। तो आप देखिए कि जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हुआ करता था जिसको कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंडर में ला दिया गया था। तो यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड किया गया है। तो आपको यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट किया गया है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसको एग्जेम्प्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके रिगार्डिंग में। एग्जेम्प्ट किसको किया गया है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसे, गवर्नर जनरल का काउंसिल को एग्जेम्प्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे वहाँ पे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन से इसको रिमूव किया। इसके अलावा आप देखिए कि जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको भी बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे आपको एग्जेम्पशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ओवरऑल जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 1781 का, वो आपको देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसी के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में जो एग्जेम्पशन है वो दिया गया। एग्जेम्पशन किसके रिगार्डिंग में दिया गया है? गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, उनको बेसिकली यहाँ पे तो आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स एंड गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लोग हैं उनको एग्जेम्पशन आपको देखने के लिए मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा अगर हम बात करें जो रेवेन्यू मैटर्स हैं और मैटर्स जो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से रेज होते हैं, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से। तो आप देखिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो यहाँ से भी एग्जेम्पशन है वो दिया गया। किनको दिया गया? रेवेन्यू मैटर्स को, कि जो रेवेन्यू मैटर्स के रिगार्डिंग में काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्शन का जो डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में जो भी मैटर्स यहाँ पे रेज होते हैं तो उनको बेसिकली यहाँ पे जो आप देखिए कि कलेक्शन के दौरान में जो भी मैटर्स हैं उनको भी एग्जेम्पशन है वो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसी कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन है वो प्रोवाइड किया गया कि कलकत्ता के जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं उन सभी के ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। तो कम्प्लीटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ज्यूरिसडिक्शन की रिगार्डिंग में जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि इसका जो एरिया है उसको इंक्रीज किया गया है। ओवरऑल जो यहाँ पे ओवरऑल जो कलकत्ता के अंदर में जो रहने वाले जो लोग हैं, कलकत्ता के जो लोग हैं उनके इनहेबिटेंट्स के ऊपर में इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया गया। इसके द्वारा आप देखिए कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स। जो हिंदूज हैं उनके जो पर्सनल लॉज हैं उसको भी यहाँ पे बेसिकली जो मुस्लिम्स हैं उनके जो पर्सनल लॉज हैं उसके भी एक डिफेंडेंट के रूप से ये वर्क करेगा। ओवरऑल यहाँ पे जो सिविलियंस हैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो कलकत्ता के उन सभी के ऊपर में इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अप्लाई होगा। इसके अलावा आप देखिए कि इसके द्वारा लेट डाउन किया गया, अपील किया जा सकता है। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स से जो अपील है वो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके अंदर में ले जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं। तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, जिससे अर्लियर फेज के अंदर में काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पे लोस्ट कर दिया गया था, तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके अंदर में आज एज ए अपील के रूप से आप पहुँच सकते हो। एज ए अपील के रूप से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप नहीं जाओगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको भी एम्पावर किया गया है फ्रेम एंड रेगुलेट करने के लिए प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल की रिगार्डिंग में। तो 2 प्रोविजन आपको गवर्नर जनरल काउंसिल के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। एक आप देखिए कि यहाँ पे अपील के थ्रू में जब भी आप अपील करोगे, किसके अगेंस्ट में अपील? यहाँ पे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में जब भी आप यहाँ पे अपील करोगे तो बेसिकली आप यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नर जनरल का काउंसिल के अंदर में जो अपील है उसको कैरी आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोविंशियल जो कोर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो कानून है वो यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1784 के समय में एक जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो यहाँ पे आपको इस्टेब्लिशमेंट में देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट के भी कुछ यहाँ पे प्रोविजंस है, जिसके अंदर में एक आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी का जो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस हैं, कंपनी के जो बेसिकली जो कॉमर्शियल उसके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है वो यहाँ पे किया गया, डिस्टिंग्विश है वो यहाँ पे किया गया। कॉमर्शियल एंड द जो पॉलिटिकल फंक्शन है कंपनी के वो आपको देखने के लिए मिलेगा, उनके बीच में जो यहाँ पे डिस्टिंग्विश है, जो डिफ्रेंसिएशन है वो कर दिया गया है।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे उनको कॉमर्शियल अफेयर्स के रिगार्डिंग में कर दिया गया है। जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कॉमर्शियल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से कर दिया गया है। और आप देखिए कि एक नई बॉडी क्रिएट की गई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक नया बॉडी है, उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया। उसके द्वारा जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे मैनेज किया जाना था। पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज किया जाता था। डबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है इसी पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू में। इस एक्ट के थ्रू में आप देखिए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको एम्पावर किया गया है कि वो सुपरवाइज कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है जितने भी ऑपरेशन हैं सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट। और इसके अलावा आप देखिए कि रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा यहाँ पे सुपरवाइज किया जा सकता है जो पॉलिटिकल अफेयर्स के परस्पेक्टिव से है। आप देखिए कि सिविल है, मिलिट्री है और रेवेन्यू अफेयर्स के जितने भी यहाँ पे जो कानून हैं उनके पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1784 का जो कानून है उनके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि 1784 का जो कानून है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो एक्ट के द्वारा जो टू इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं, टू इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितना भी जो टेरिटरी है उसको यहाँ पे पजेस किया गया था। उसको आप देखिए कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया मीन्स ये ओवरऑल ब्रिटिश लोगों का पोजीशन है, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे पावर नहीं है। ओवरऑल जो पावर है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया के रूप से कहा गया। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सुप्रीम कंट्रोल है कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर में जो सुप्रीम कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा। ये जो आपको जो पॉइंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, जो यहाँ पे जो टेरिटरी है जिसको कंट्रोल किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको बेसिकली क्या बता दिया गया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कि ब्रिटिश का ये आधिपत्य का क्षेत्र है कंप्लीटली। यहाँ पे जो ब्रिटिश है उसका जो आधिपत्य का जो क्षेत्र है उसके रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया के रूप से इसको बताया गया है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया के रूप से इसको बताया गया। सेकंड, अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरऑल जो कंट्रोल है वो दे दिया गया है, मींस कि यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ओवरऑल मोर पावरफुल है देन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इज कम्प्लीटली कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही कंट्रोल के अंदर में है। तो यहाँ पे जो कंपनी के अफेयर्स हैं, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ओवरऑल जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ये सब आपको जो कुछ प्रोविज़न है वो देखने के लिए मिलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर में। ये आपको जो प्रोविजन है वो देखने के लिए मिलते हैं 1784 का जो कानून है जिसके अंदर में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से कुछ प्रोविज़न है, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग में कुछ एग्जाम्पशन है और कुछ एग्जाम्पशन आपको यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके अंदर प्रोविंशियल कोर्ट्स के रिगार्डिंग के जो मैटर्स हैं, जो अपील का जो प्रोसेस है वो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसी के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन डेट वी रीड इन द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगर हम बात करें, हमने 1784 के पर्सपेक्टिव से रीड कर लिया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो कंपनी का जो रूल के अंदर में जितने भी कानून आए थे उनको सभी को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।